Hi guys, I am सौरभ। वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। आज काफ़ी दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट आ रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी आगे चल चुके हैं और ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का ये लास्ट वीडियो होगा। तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमारे से डाउट पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के अपना सारा प्रॉब्लम डाल सकते हो, जो कि हम लोग उसका सॉल्यूशन अच्छे से देंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं थ्योरी का लास्ट वीडियो का, हमारा सेशन का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट का। अब देखिए क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है हमारा किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है। ठीक है, हमारे जो घरों में बिजली बिल आता है, हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो हमारा 1 यूनिट पर आता है। हम लोग कितना एक मंथ में कितना यूनिट यूज किए, उसे फिर हम लोग कॉस्ट, जो हमारा लोकल कॉस्ट रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का अब देखो यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। अब जूल का कैसे डिफाइन किया जाता है वो देख लो। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंसेस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब कंज्यूम होगा, जब 1 वाट का पावर जो है 1 सेकेंड के लिए यूज करेंगे तब 1 वाट। ठीक है, 1 वाट पावर अगर 1 सेकेंड के लिए यूज कर रहे हैं तब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 जूल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, जूल जो रिप्रेजेंट करता है बहुत ही छोटा क्वांटिटी हम लोगों का रिप्रेजेंट करता है एनर्जी का, और ये इनकन्वीनियंट भी होता है हमारे डेली लाइफ में यूजेज के लिए, क्योंकि हमारा जो यूजेज होता है लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज क्वांटिटी में यूजेज होता है, जिसके कारण हम लोग जूल का जो टर्म होता है उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किलोवाट आवर का यूज करते हैं। हम लोग सिर्फ वाट आवर भी नहीं करेंगे, किलोवाट आवर करेंगे। ठीक है, किलोवाट आवर करेंगे। अब 1 किलोवाट आवर में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग अ पावर रेटिंग 1 किलोवाट। जब कोई हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर 1 किलोवाट एनर्जी अगर यूज कर रहा है 1 आवर में, तो हमारा वहां से क्या मिल जाएगा, 1 किलोवाट आवर मिल जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। क्लियर। और जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हम लोगों को जो बिल देती है वो किलोवाट आवर का ही देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो बिल प्रोवाइड करते हैं वो किलोवाट आवर का ही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो क्या बोल रहा है, किलोवाट आवर और जूल के बीच का रिलेशन। तो कभी कभी ये पूछ देता है हमारे एग्जामों में कि किलोवाट आवर और जूल का, ये ज्यादातर कोशिश करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में ही क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस पूरा पूछ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इज द अमाउंट एनर्जी कंज्यूम एट अ रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। ये मैं पीछे बताया। अब देखो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर बोलूंगा मैं। ठीक है, 1 किलोवाट होता है ना, 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, और 1 वाट जो होता है ना, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर यूनिट टाइम। जूल पर यूनिट टाइम हो जाता है हमारा क्या, वाट हो जाता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। वो जो जूल पर यूनिट टाइम हमारा वाट देता है। जब हम किलो वाट के लिए बात करेंगे, किलो वाट के लिए अगर बात करें तो किलोवाट आवर यहां बोल रहा है। तो देखो किलोवाट आवर में क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि 1 जूल तुम्हारा यहाँ जूल है और ये जो हो जाएगा 1000 वाट है, तो 1000 जूल अपॉन सेकेंड, और फॉर आवर है यहाँ देखो तो फॉर 1 आवर होगा 1000। जैसे देखो फिर से अच्छे से, 1 kWh इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 वाट इंटू 1 आवर, यहाँ इंटू करो या फिर फॉर 1 आवर बोलो। तो जब 1 आवर को अगर हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो देखो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, सेकेंड। 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। और देखो ये जब 1 किलोवाट आवर से जूल में बदलना है तो क्या ये सेकेंड कटेगा। जब ये सेकेंड कटेगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, 365 टाइम 0 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर। तो याद कर लो, ये डाटा जो है हमेशा के लिए याद कर लो, क्योंकि बहुत जगह पूछा जाता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या कह सकते हैं 36 पर 50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे देखो क्या हो रहा है,
एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई 5 एम्पियर 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। तो बोल रहा है ना कि एक मतलब कैलकुलेट करना है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कितना हमारा यूज हो रहा है 5 एम्पियर के द्वारा। 5 एम्पियर जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ 2 ओम, एक 2 ओम के रेसिस्टर के द्वारा कितना एनर्जी यूज कर रहा है 30 मिनट अगर हम लोग चलाते हैं तो सोचो एनर्जी का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पावर निकाल लो। पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ रखे हैं हम लोग, आई स्क्वायर आर पढ़े हैं, आई स्क्वायर आर। अगर नहीं मालूम है तो हमारे पिछले वीडियो में जाएं, वहां सारा आप लोगों को मिल जाएगा। पिछले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां से आप देख सकते हैं। और फिजिक्स का प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक दे दूंगा, फिजिक्स का पूरा फिजिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग फिजिक्स पूरा देख सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कहेंगे। आई कितना दे दिया हमारा 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर को देखो ऐसे लिख सकते हैं, 5 एम्पियर का स्क्वायर है और रेसिस्टर कितना दे दिया है तो 2 ओम दिया हुआ है, तो इंटू 2 करो, ठीक है, इंटू 2 ओम। ये हमारा रेसिस्टर हो गया। इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर अच्छे से चेक करो तो आ जाएगा हमारा 50 वाट 50 वाट आ गया हमारा। जब 50 वाट आ गया पावर, तो पावर इसे अगर किलोवाट में हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखो तो 50/1000 इज इक्वल टू 0.05 किलोवाट। क्लियर हो गया। जब इतना आ गया, अब टाइम हमारे पास आ गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। तो हमारे पास कितना एनर्जी दिया और टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट, और ये किलोवाट में मैंने ले आया। तो ऐसा करते हैं कि टाइम को पहले मैं आवर में बदल देता हूं, तो 30/60 1/2 आवर, 1/2 आवर आ चुका है। तो टाइम हमारा 1/2 आवर आ गया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पावर कितना आया है 0.05 आ गया, इंटू टाइम 1/2। टाइम हमारा 1/2 आ गया है, तो इसे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा एनर्जी 0.025 किलोवाट आवर। आ गया होगा समझ में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएं, टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसके बाद @class 10 फ्री सारा स्मॉल लेटर में लिखना है और बिना स्पेस दिए हुए, इसी वे में लिखना। एक चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपना डाउट को आप एराइज कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं अब हम लोग। आगे क्या बोल रहा है कि अब हम लोग कैसे अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका वेस्ट वे होता है, इसको मतलब अच्छे तरीके से समझाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही हम लोग पहुंचते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, हर स्टेट या कह सकते हैं हर सिटी का अपना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग ही कुछ यूनिट होता है। यूनिट नहीं कहेंगे, जैसे कॉस्ट कहेंगे, तो कुछ अलग ही कॉस्ट होता है। और मैं बता चुका हूं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है हमारा। तो देखो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच वी पे द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। तुम अपने घर में देखते होगे मीटर लगा हुआ होता है, मीटर से आते हैं मंथली एक बार, कोई एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई व्यक्ति आए, वहां से मीटर से अपना एक बिल निकाले और तुम्हारे घर में किसी को भी दे दिए, और वो जितना बिल आता है उसे पे करना होता है। तो वो किस बेसिस पे आता है तो वो देख लो। यहाँ मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कैसे वो मेजर आता है, कैसे वो यूनिट आता है, बिजली बिल जो आता है उससे क्लियर पता चल जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज रेसिस्टेंस 5 such bulb burn for 4 hours, what is the electrical energy consumed, calculate the cost if the rate is 4.6 per unit। तो देखो एक बल्ब के बारे में बोल रहा है कि बल्ब जो है हमारा 200 वोल्ट का है और 100 वाट का है, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसमें रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है। और फिर आगे देखो क्या है, 5 सच बल्ब, ऐसा ही 5 बल्ब लगा दिया गया है जो 4 घंटे तक चलना है। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा उस दौरान,
और कंज्यूम होने के बाद जो हमारा रेट रहेगा इतना है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल मनी कितना लगने वाला होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ रखे हैं V स्क्वायर बाई आर, पढ़ रखे हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, पता है हम लोगों को। तो V हमारा कितना दे दिया है, देखो 220 वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 200 का स्क्वायर करो अपॉन आर निकालना है, तो आर को रहने दो, और पावर मुझे पता है ना, देखो तो 100 वाट पावर पता है, तो यहां पर मैं पावर के इक्वल कर देता हूं, पावर कितना 100, ठीक है। पावर जब 100 दिया हुआ है तो इसे सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे सॉल्व होगा, आर को अकेले करो और ये नीचे इधर करो ट्रांसफर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जो, इस तरीके से जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा। देखो ऐसे कर सकते हैं, जब ऐसे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 400 ओम, 400 ओम आ गया हमारा। ये 400 ओम क्या आ गया, इसका रेसिस्टेंस आ गया। तो हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, क्लियर हो गया। व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस जब क्लियर हो गया है तो फिर आगे हम लोग अब चल रहे हैं, आगे का पार्ट में क्या कह रहा है वो देख लो। 5 सच बल्ब 1, अगर वैसा ही 5 बल्ब जलेगा 4 घंटे के लिए, तो फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो फिर देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो यही है क्वेश्चन, वही है। तो 5 बल्ब इसी तरीके से जलाएंगे, तो देखो ऐसा मान लो ये हमारा 5 बल्ब है, ये जल रहा है और सारा का सब कुछ पता है। हमारा रेसिस्टेंस कितना आ गया था, रेसिस्टेंस हमारा आ चुका था 400 ओम, 400 ओम आ गया था रेसिस्टेंस। जब हमारा रेसिस्टेंस 400 ओम आ गया था तो पावर निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, P इंटू टी होता है हमारा। तो जो P इंटू टी होता है, तो फिर आगे क्या करेंगे, तो पावर हमारा क्या दिया हुआ है 100, पावर हमारा 100 दे दिया है, तो 100 हमारा वाट है ना पावर, इसे हम लोग क्या करेंगे किलोवाट में बदल लो पहले। तो डायरेक्ट यहीं से हम लोग क्या करें 1000 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा मतलब किलोवाट में ये मिल जाएगा। अब कितना टाइम जलना है, टोटल 4 आवर जलने वाला है ये। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ये एनर्जी जो आएगा हमारा कितने बल्ब के लिए आ जाएगा, एक बल्ब के लिए आ जाएगा। जब एक बल्ब के लिए आ जाएगा तो देखो ये 0.4, ये एनर्जी कितना आ गया हमारा 0.4 किलोवाट आवर। तो 4 किलोवाट आवर आ चुका है एनर्जी एक बल्ब के लिए। तो सोचो हमारे पास टोटल कितना बल्ब है, तो 5 बल्ब है ना, तो 5 इंटू 0.4, 5 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करो, तो 2 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 2 किलोवाट आवर हमारा आ गया है कितने बल्ब के लिए, 5 बल्ब जला रहे थे हम लोग 4 आवर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हमारा सारा निकल चुका है। अब हम लोग देखो E निकाल चुके हैं 2 किलोवाट आवर, दैट मीन्स कि कह सकते हैं ये हमारा 2 यूनिट, और बोल रहा है ना कि 4.6 पर यूनिट कॉस्ट है, तो फिर कितना हो जाएगा, एक यूनिट का कॉस्ट 4.60 है, तो 2 यूनिट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.20 रुपी, 9.20 रुपी आ गया। तो हमारा देखो तो इस क्वेश्चन का सारा पार्ट सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। तो आप लोग क्या करना कि घर में जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे उसे बारी बारी कैलकुलेट करके देखना कि सारे में कितने कितने एनर्जी कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है अगला पार्ट, अब आगे देखो क्या बता रहा है, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के कारण कौन कौन सा इफेक्ट होता है, तो सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट आगे पढ़ना है आप लोगों को, और मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे वहां मिल जाएगा। अब यहाँ है जो हीटिंग इफेक्ट के ही बारे में बात कर रहा है, ये हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। और हीटिंग इफेक्ट अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, जब देखो कहीं मतलब घर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो वो लगातार चलते रहते हैं, तो वो क्या होता है गर्म हो जाता है। जैसे फैन को कभी छुए होगा, चलते रहता है, उस दौरान क्या होता है बहुत गर्म हो जाता है। या फिर कह सकते हैं टीवी वगैरह चलते चलते, टेलीविजन हमारा वो चलते चलते क्या होता है गर्म हो जाता है। तो वो किसके कारण आता है, तो हमारा जो वो गर्म होता है वो सारा कुछ हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कारण आता है, लगातार इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर रहा है, तो वो सब डिवाइसेस गर्म होना शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी हमारा डिवाइस होता है जो हम लोग सिर्फ उसे हीटिंग पर्पज से ही यूज करते हैं, जैसे कि आयरन का यूज करते होगे, उसके बाद फिर वाटर हीटर, गीजर
उसके बाद फिर केटल वगैरह यूज होते हैं, वो सारे कुछ यूज होते हैं जो कि स्पेशली फॉर हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। और वो उस सब में क्या यूज होता है, तो ज्यादातर कोशिश करता है कि नाइक्रोम वायर का यूज किया जाए, जो कि नाइक्रोम वायर क्या करता है ना कि हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के कारण वो हीट ज्यादा होता है, करंट को ज्यादा अपने पास रोकता है। जब करंट को ज्यादा रोकेगा तो हीट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हीट ज्यादा होगा तो हम लोग उससे हीट ले सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेसिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट। तो रेसिस्टेंस वायर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कभी कभी वायर भी होता है कि बहुत वायर जो बढ़िया क्वालिटी का वायर नहीं होता है, वो वायर क्या होता है, उससे करंट लगातार फ्लो करने के कारण वो गर्म हो जाता है और फिर वो गलने लगता है। अगर ज्यादा करंट उसमें फ्लो करना हो जाता है शुरू, तो वो करंट वायर क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और जो हीटिंग इफेक्ट हमारा मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्जन के दौरान होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी के दौरान होता है। आगे चलते हैं अब हम लोग, आगे देखो क्या है, द रोल ऑफ रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर टू रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। जैसे कि तुम देखो, जब गाड़ी चलते हैं सड़क पर, रोड पर जब गाड़ी चलते हैं, तो क्या होता है कि जो उसका व्हील होता है, व्हील गाड़ी का व्हील होता है और जो सड़क होता है, रोड होता है, तो वो दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, घर्षण होता रहता है, फ्रिक्शन होता है जनरेट, जिसके कारण कि गाड़ी इजिली चलता है। जब फ्रिक्शन होता है तो टायर उस दौरान क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। टायर उस दौरान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। या फिर तुम भी क्या करो, दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करो, ठीक है। जब एक दूसरे से रब करोगे या फिर तुम अपने हाथ को किसी सरफेस पे रब करो, तो क्या होता है, तुम्हारा हाथ गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारा कुछ फ्रिक्शन के कारण होता है, जो कि हम मैकेनिक्स में पढ़ना है। मैकेनिक्स में जैसे फ्रिक्शन होता है उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस होता है। अगर लगातार किसी वायर में या किसी डिवाइस में करंट लगातार फ्लो करेगा, तो क्या होता है कि करंट फ्लो करने के कारण उसमें भी तो कुछ रेसिस्टेंस होता है ना। रेसिस्टेंस जो फ्रिक्शन का काम कर रहा है, वहां यहाँ रेसिस्टेंस का काम करता है। रेसिस्टेंस करंट को रोकने का कोशिश करता है, जब उसे रोकता है तो क्या होता है, वो वायर गर्म हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं हमारा डिवाइस जो रहेगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अब वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब क्यू चार्ज जो है हमारा मूव कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V में, तो क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V, द अमाउंट ऑफ वर्क इज WQ। जब हमारा Q चार्ज V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो क्या हमारा जो वर्क मिलने वाला है वो हमारा क्या, वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। तो W बराबर VQ होता है, हम लोग पढ़ रखे थे पहले भी, W इज इक्वल टू VQ कहते हैं। और हम लोग Q इज इक्वल टू IT बोलते हैं। Q इज इक्वल टू IT जब बोलते हैं तो W इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, सोचो, Q इज इक्वल टू IT तो V इंटू IT, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, VIT, ठीक है। W इज इक्वल टू VIT, हमारा वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू I इंटू टाइम, ठीक है। I इज इक्वल टू QIT होता है, ये पढ़ रखे हो सब कुछ, ये सब पढ़ाया मैंने। R इज इक्वल टू VYI। अब देखो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो W, अब देखो यहाँ एक और काम करता हूं मैं, W इज इक्वल टू VIT अभी बताया मैं, VIT, और V इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू T। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा या नहीं होगा, देखो यहाँ I स्क्वायर RT आ गया ना, कैसे आया समझ में आ गया होगा, जब ये पुट कर रहे हैं I स्क्वायर RT आ रहा है W। अब सोचो वर्क डन हो रहा है, तो क्या हम W को H रख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन हम लोग जो कर रहे हैं उसी के स्थान पर, उसी के प्लेस पर हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हम लोग W को रिप्लेस करके H लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT बोल सकते हैं उसे, ऐसा बोल सकते हैं, तो I स्क्वायर RT बोल सकते हैं। तो यहां पर हीट जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हीट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और हीट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जो हीट है ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, R बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा हीट बढ़ेगा। समझ में आया। तो जो हमारा घर में, जो हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सारा कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे,
तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो क्या बात कर रहा है, all the appliances which run on electricity do not convert all the electric energy into heat energy। और हमारे घरों में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसका कुछ पार्ट ही करते हैं। बाकी तो जो हीट एनर्जी में, जैसे बल्ब अगर हम लोग जला रहे हैं तो वो कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी सारा पार्ट लाइट में। फैन जैसे हम लोग चला रहे हैं तो फैन के दौरान क्या होता है, फैन चलने के दौरान कुछ पार्ट वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी पार्ट हमारा क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हमारा एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेसिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट का, वो अप्लाई किया गया है अक्रॉस ए रेसिस्टेंस ऑफ 500 ओम। तो 500 ओम रेसिस्टेंस में कितना, 250 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पूछ क्या रहा है, आई निकालने बोल रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों का हीट एनर्जी बोल रहा है, हीट एनर्जी जो कि टाइम दे दिया है कितना, 10 सेक। ठीक है, 10 सेक दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो सब कुछ हमारा डाटा दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करें, सोचो। करंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, V इज इक्वल टू आई, आर पढ़े हैं हम लोग, निकालना क्या है, आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, V अपॉन आर कहेंगे। V कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट, और R कितना दिया हुआ है, 500 ओम। तो इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सोचो क्या मिल जाएगा, यहां आई हम लोगों को कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। आई हमारा मिल गया, पहला पार्ट सॉल्व। अब हीट एनर्जी बोल रहा है, तो H निकालने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तीनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो देखो सारा डाटा आ जाएगा। हीट निकालो, तो आई हम लोग अभी निकाले, हम लोग क्या निकाले, आई तो 0.5 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया हुआ है 500 ओम, और टी कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1250 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसे स्क्वायर करना, फिर ये सब सॉल्व करना, 1250 जूल आ जाएगा। क्लियर हो गया, हीट एनर्जी हमारा लोग का निकल गया है 10 सेकंड में। ये भी क्वेश्चन खत्म। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप टेलीग्राम पे जरूर आए। ठीक है, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमारा बात कर रहा है एप्लीकेशन कुछ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो क्या, अब हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में देख लेते हैं करंट में क्या क्या है। तो देखो पहला क्या है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। हम लोग बता चुके हैं, पहले भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट के कारण हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक ओवन में, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, ये सब सारे जगहों पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज कर करके हम लोग उसका यूज करते हैं अच्छे से। कपड़े को आयरन करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक केटल, पानी गर्म करने के लिए, और भी बहुत सारे कुछ, ये सब सारा कुछ का यूज करते हैं। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, सेकंड में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। हीटिंग इफेक्ट के कारण हम लोग लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि देखो बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन मेटल को हम लोग यूज करते हैं जिसका की मेल्टिंग पॉइंट होता है ना काफी ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण उसे वो क्या होता है, उसका वायर जो टंगस्टन का जो वायर होता है, मेटल का जो वायर होता है वो पिघलता नहीं है, वो मेल्ट नहीं करता है। तो देखो ये कितना दिया हुआ, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टंगस्टन का जो होता है क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना टेम्परेचर मिलना पॉसिबल नहीं होता है, जिस कारण से इजिली हमारा बल्ब ग्लो करता है विथ हीट एंड लाइट। ओके, तो आगे देखो, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ केमिकली अनरिएक्टिव गैस। और जो केमिकली हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है केमिकली अनरिएक्टिव गैस से भरा होता है, जो कि आर्गन या नाइट्रोजन होता है। ठीक है, या कह सकते हैं दोनों का कभी कभी मिक्सचर भी लगाते हैं उसमें। तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है किससे, हॉट टंगस्टन से।
हॉट टंगस्टन फिलामेंट, जो पुराना जो पीला वाला बल्ब आता था, वो बल्ब कभी नोटिस करना तो बीच में एक फिलामेंट होता है जो हल्का हल्का वाइब्रेट करता है, वही फिलामेंट हमारा टंगस्टन का होता है। और वो टंगस्टन जो होता है हमारा आर्गन और नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है, जिसके कारण इसका लाइफ होता है लंबे समय तक चलता है, बल्ब काफी दिन तक चल पाता है। ठीक है, अब थर्ड हमारा हीटिंग इफेक्ट देख लो क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारा यूज होता है घरों में, वो हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउस होल्ड जो वायरिंग हमारा होता है घर का, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमारा फैन, बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं। तो किसके कारण यूज करते हैं, तो ये सारा कुछ होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज के कारण। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत ही पतला थीन यूज करते हैं, जिसके कारण उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि देखो रेसिस्टेंस याद होगा क्या होता था, रेसिस्टेंस हमारा रो एल बाई ए होता था। तो देखो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एरिया अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया हम लोग घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो सोचो हम लोग थीन वायर का यूज कर रहे हैं, थीन वायर का यूज करने के कारण हमारा क्या हो रहा है, एरिया घट रहा है। थीन वायर हम लोग यूज कर रहे हैं तो एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। तो फ्यूज वायर हम लोग जो पतला यूज कर रहे हैं, जिसके कारण रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है तो क्या होता है, ज्यादा अगर करंट आता है तो उससे करंट ज्यादा फ्लो करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वायर होता है वो मेल्ट कर जाता है। अब देखो मेल्ट कर जाता है, डिवाइस को खराब करने से पहले हमारा वायर ही मेल्ट कर करके ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण हमारा सर्किट जो होता है क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और अप्लायंसेस को खराब होने से बचाता है। समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी का टोटल पार्ट समाप्त हो चुका है, थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी के लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जो कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो जो होगा न्यूमेरिकल जो होगा काफी अच्छा उसमें कराया जाएगा। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल को एनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 3 पार्ट में क्विज लेके आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्विज लेके आएंगे, जो कि उससे क्या होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पार्ट रहेगा, एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे 10th लेवल के कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव, वो सब वहां से आप लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी हमारे जितने सारे वीडियोज हैं उसे जरूर देखें। थैंक यू।